नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। YouTube के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। भारत दुनिया में एक बड़ी शख्सियत है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लोकतंत्र में भारत को दुनिया में शीर्ष पर जाना जाता है। करीब 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश अपने आप में बहुत कुछ है। वैसे तो देश में असंख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन केंद्र में यानी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अब भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है और कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है। दोनों ही दल एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा कहना रहता है कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। तो अब देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र कहां जिंदा है और कहां लोकतंत्र ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, इसे आत्महत्या करना ही कहेंगे, जहां लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ना हो, लोकतंत्र का कोई महत्व ना हो, लोकतंत्र की कोई महत्ता ना हो। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्र में सत्ता में है, यानी भारत सरकार में है। भाजपा में लोकतंत्र कितना जिंदा है, आज इस पर बात करते हैं। समझते हैं कि लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में कहां जिंदा है और कहां लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में मर चुका है। अब देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपने वैचारिक तथ्य रखने का यानी विचार रखने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे संकेत भी मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण परिदृश्य यही बताता भी है। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हो, यानी संसदीय बोर्ड की बैठक हो, या केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो, या संगठन की कोई बड़ी बैठक हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो शख्सियत दिखती हैं। दो शख्सियत ही अपना प्रभाव रखती हैं। इसमें पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और दूसरा नाम है केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। जी हां, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, यही दो लोग पूरी सत्ता को चलाते हैं और सारी नीति और निर्धारण उनका इन्हीं दो लोगों के हाथ में रहता है। अब इसे यूं भी कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सत्ता सहित पूरे देश को अपनी मुट्ठी में
रखना चाहते हैं तो शायद ना कोई अतिशयोक्ति होगी, ना कुछ इसमें गलत होगा। चाहे वो संसदीय बोर्ड की बैठक हो या कैबिनेट मीटिंग हो या संगठन की कोई बड़ी मीटिंग हो, सिर्फ यही दो राजनेता दिखते हैं जो बोलते हैं, और बाकी पूरा चाहे वो कैबिनेट हो या संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य हों या फिर संगठन के पदाधिकारी हों, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या संगठन का कोई भी पदाधिकारी हो, वह सिर्फ सुनता है। बोलते सिर्फ दो लोग हैं। यह एक बड़ी बात है कि जिस लोकतांत्रिक यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां बोलने का सभी को अधिकार है, वहीं एक सांसद और विधायक उस मीटिंग में नहीं बोल सकते। कैबिनेट मीटिंग में जो सरकार में भागीदार होते हैं वह भी नहीं बोल सकते। पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी अगर सुई गिर जाए तो उसकी भी आवाज सुनाई देगी, लेकिन कोई तीसरा इन मीटिंग में नहीं बोल सकता। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में जो सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, वहां लोकतंत्र कितना जिंदा है और कितना मर चुका है, यह आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। अब यही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो बहुजन समाज पार्टी, जिसके मुखिया कभी कांसीराम हुआ करते थे, स्वर्गीय कांसीराम मुखिया थे उस समय, और प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती थी। उस समय भी कमोबेश यही हाल होता था उत्तर प्रदेश में कि दो शख्सियत केवल संसदीय बोर्ड की बैठक में दिखती थी, कांसीराम और मायावती। संगठन की कोई बैठक होती थी, कोई मीटिंग होती थी, बड़े पदाधिकारियों की कोई मीटिंग होती थी, तो वहां सिर्फ दो चेयर्स डाली जाती थी। एक चेयर पर स्वर्गीय कांसीराम बैठते थे और दूसरी चेयर पर सुश्री मायावती बैठती थी। तो अब यह कहना कुछ अलग होगा या कुछ अलग तरीके से ये बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति थी कि वहां लोकतंत्र जिंदा नहीं था, लोकतंत्र मर चुका था। सिर्फ दो लोग बोलते थे, कांसीराम और मायावती। ठीक उसी तर्ज पर आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसी रूपरेखा पर आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। चाहे वो संसदीय बोर्ड की मीटिंग हो, कैबिनेट की मीटिंग हो, संगठन की मीटिंग हो, सिर्फ और सिर्फ दो वक्ता, बाकी सभी श्रोता। तो सवाल यह उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो सत्ता में है पार्टी, वहां लोकतंत्र कितना जिंदा है। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि बगावत के सुर नहीं कहीं है या असंतोष नहीं है। पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर असंतोष पनप रहा है। बगावत के सुर भी यदा कदा सुनने को मिलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब देखें तो ज्यादातर नेता, राजनेता, चाहे वो महाराष्ट्र से हो या आंध्र प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश राजस्थान से हो या उत्तर प्रदेश से हो, भारतीय जनता पार्टी के अधिसंख्य नेता खामोश रहते हैं। अब बात करते हैं इस बात पर कि
लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर कोई बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि उनको खौफ रहता है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, कि उनके पास जो सांसद हैं या विधायक हैं या कैबिनेट में उनके सहयोगी हैं, उनको यह खौफ रहता है कि कहीं नरेंद्र मोदी या अमित शाह नाराज ना हो जाए, या खौफ ही उनको बोलने नहीं देता है। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने का सभी को अधिकार होता है, विचार रखने का अधिकार सभी को होता है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे देखें तो केवल एकमात्र राजनेता दिखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी एकमात्र नेता है जो देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से लेकर संगठन और सरकार पर लगातार खुलकर कुछ न कुछ बोलते हैं। मौका पड़ने पर वह सरकार पर हमला भी करते हैं। अब इसको नेता द्वय यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, यह एक अलग बात है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बोलते जरूर हैं। अब इससे इतर जाए तो कैबिनेट में कोई ऐसा नहीं है जो खुलकर बोल सके इन दोनों राजनेताओं के सामने, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने। उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह आते हैं। राजनाथ सिंह भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा नाम है। राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में यानी पहले कार्यकाल में गृह मंत्री थे, दूसरे कार्यकाल में वह रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह गृह मंत्री रहे और रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का जो तेवर होना चाहिए वह उनके दोनों कार्यकाल में नहीं दिखता है। इससे साफ है कि राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं दबाव में काम करते हैं, या वह खोलकर बोल पाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, साहस नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे उनको डर है, भय है कि कहीं उनकी कुर्सी ना चली जाए, वह सत्ता से बाहर ना हो जाए। अब यह बात तो हो गई जो कैबिनेट में शामिल है। अब इससे इतर देखें तो दूसरा बड़ा नाम है सुब्रमण्यम स्वामी के बाद, जो सिस्टम को लेकर, सरकार को लेकर और खुद को लेकर कुछ न कुछ अक्सर बोलते हैं। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि राजनीति छोड़ दूं। इसके पीछे उनका दर्द था कि जिस स्वाभिमान से, जिस मर्यादा से, जिस आन बान से उन्होंने अभी तक राजनीति की है, उसमें कहीं ना कहीं उनके सामने कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से उनको यह कहना पड़ा। अक्सर वो बयानों को लेकर चर्चा में आ जाते हैं, कई बार विवाद में आ जाते हैं। अब नितिन गडकरी को कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह बर्दाश्त कर रहे हैं, यह एक अलग बात है, क्योंकि नितिन गडकरी भी उतना ही संघ परिवार से जुड़े हैं जितना दूसरे लोग और जुड़े हैं। तो इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी के बाद नितिन गडकरी हैं, जो सरकार से लेकर सरकार तक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी बात खुलकर बोलते हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। अब महाराष्ट्र में चलते हैं दूसरे और नामों की ओर। पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी सांसद हैं और तेवर रहते हैं
जो राजनीति में एक तल्ख तेवर होना चाहिए, कि व्यवस्थाओं को लेकर, सिस्टम को लेकर एक तल्ख तेवर जो होना चाहिए, वह पंकजा मुंडे में दिखता है। एक और नाम महाराष्ट्र से आता है, पूनम महाजन। पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी। महाराष्ट्र में पूनम महाजन का भी अपना एक बड़ा अस्तित्व है, बड़ा प्रभाव है, और वह राजनीति में अपनी एक खास अहमियत रखती हैं, खास शख्सियत है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों की योग्यता को देखकर भी उनको अपने पास नहीं फटकने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भय है कि यह दोनों नेत्रियां शब्द से और अपने विचार से बहुत ताकतवर हैं, इनमें क्षमताएं हैं। एक बड़ा नाम आता है वरुण गांधी का। वरुण गांधी गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनकी मां श्रीमती मेनका गांधी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में है। मेनका गांधी का कुछ ऐसा हुआ कि गांधी परिवार से उनका बहुत अच्छा जुड़ाव नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, और भारतीय जनता पार्टी ने भी मेनका गांधी को सम्मान दिया, उनकी कद्र की, और उनको कैबिनेट में हमेशा सरकार में रखा। वरुण गांधी पढ़े लिखे हैं और अच्छी योग्यता रखते हैं। लंदन में उन्होंने पढ़ाई की और वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अच्छी जानकारी रखते हैं। सीधा बोलते हैं, सपाट बोलते हैं, तल्ख बोलते हैं, व्यवस्था को लेकर बोलते हैं, सिस्टम को लेकर बोलते हैं। शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वरुण गांधी को पसंद नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि वरुण गांधी कैबिनेट में नहीं है, जबकि कैबिनेट में जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चार चांद न सही, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है। चाहे वह रविशंकर प्रसाद की बात हो या बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कैबिनेट में कभी नरेंद्र मोदी के साथ रहे, लेकिन इस वक्त नहीं है। इसका बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी शायद उनको पसंद नहीं करते या बर्दाश्त नहीं करते। अब ऐसे लोगों की, ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्वों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है जो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक असंतोष को रखती है, आक्रोश को रखती है। तो इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कहां जिंदा है और कहां वह मर चुका है, यह स्पष्ट है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बराबर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन शायद वह अपने संगठन में, अपनी सरकार में लोकतंत्र को जिंदा नहीं रख पाए। सांसद चुनकर जाते हैं तो उनमें एक हौसला होता है, अधिसंख्य सांसदों में एक हौसला होता है कि वह देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। लेकिन जहां वह बोल नहीं सकते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं, मोदी और अमित शाह के सामने वह कुछ कहने का साहस नहीं रखते हैं, कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो आखिर लोकतंत्र जिंदा कहां है? यह एक बड़ा सवाल उठता है, देश के सामने भी और समाज के सामने भी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी।
अब आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई बार ये बात सामने आई कि वह केंद्र से उनका यानी सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनका टकराव कई बार दिख जाता है। ऐसा खबरों में भी सामने आ जाता है। शायद यही कारण रहा कि जो पिछले चुनाव हुए इसमें योगी आदित्यनाथ के लोगों के ज्यादातर टिकट काट दिए गए। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताकर लाए और सरकार बनाई। अब सरकार बन गई तो राज्य सरकार में जो मंत्री हैं उनका चयन किया गया। कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा या राजनीति के यानी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने किया। चाणक्य ने तय किया कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इसके बाद एक सियासी चाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चली कि मंत्री भले ही अमित शाह की पसंद का हो लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो उनके अंडर में होगा वह योगी आदित्यनाथ का होगा। इस पर यह दांव पेच चला गया कि अगर इस पर एक चाल केंद्र ने चल दी यानी केंद्रीय संगठन ने चल दी तो दूसरी चाल प्रदेश के मुखिया ने चल दी। अब पूरे हालात जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक क्षेत्र के यानी उसके अंदर की जो कहानी है जो उसके अंदर का परिदृश्य दिख रहा है उसमें दिख रहा है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं असंतोष जरूर है। यह असंतोष 2024 के बाद 2024 में खुलकर सामने आ सकता है, उसके पहले भी आ सकता है। कई लोगों को अभी लग रहा होगा कि उनका टिकट रहेगा या नहीं रहेगा, इस वजह से वह अभी खामोश है। अब राजस्थान में देखें तो एक तरह से वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में देखें तो शिवराज चौहान को भी लगभग किनारे कर दिया गया है। इस तरह से जिसे भी किनारे लगाना है उसके पर कतर दिए गए, उसकी राजनीतिक हस्ती को कम करने के प्रयास किए गए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र कहां जिंदा है कहां मर चुका है, यह एक बड़ा सवाल देश के सामने है और दल के सामने है यानी भाजपा के सामने है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।